मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़बाग बेकार। कल हमने पर्यावरणवाद का अध्ययन किया था। उसके आगे के भाग में हम उसके मौसम विज्ञान, मौसम, जल और प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्माण हेतु प्रयत्नों का भी अध्ययन करेंगे आज। जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, मौसम की भविष्यवाणी के साथ मौसम परिवर्तन शोध एवं उष्णकटिबंधीय तूफान चेतावनी प्रदान करता है। यह संगठन बिल्कुल सही मौसम सूचना को सुधारने एवं सार्वजनिक, निजी एवं व्यावसायिक उपयोग की अन्य सेवाओं, जिनमें विमान एवं जहाजरानी उद्योग भी शामिल है, को समुन्नत बनाने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। WMO की गतिविधियां जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान करती है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर WMO पृथ्वी के वायुमंडल एवं जलवायु की स्थिति एवं व्यवहार पर आधारित आधिकारिक वैज्ञानिक आवाज उपलब्ध कराता है। यह एजेंसी मौसम विज्ञान, जल विज्ञान एवं अन्य अवलोकनों के लिए स्टेशनों के नेटवर्कों की स्थापना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आसान बनाती है। मौसम विज्ञान संबंधी सूचना के त्वरित आदान प्रदान, मौसम विज्ञान अवलोकनों के मानकीकरण और अवलोकनों और सांख्यिकी के एक रूप प्रकाशन को बढ़ावा देती है। विमानन, जहाजरानी, जल समस्याओं, कृषि एवं अन्य गतिविधियों में मौसम विज्ञान के उपयोग को आगे बढ़ाती है। ऑपरेशन जल विज्ञान को बढ़ावा देती है और शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करती है। यानी कि WMO के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम मानदंडों, संहिताओं, मापों, सेंसर पर पेचीदगी समझौते संपन्न हुए। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रोग्राम, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफानी कार्यक्रम, चक्रवातों का आसानी से शिकार हो सकने वाले 50 से अधिक देशों की भविष्यवाणी एवं चेतावनी प्रणालियों एवं संकट का समाधान करने के लिए तैयारी को समुन्नत बना, विनाश और जीवन क्षति को कम करने में सहायता करता है। मौसम विज्ञान बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। फलतः विश्व मौसम कार्यक्रम, वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, मौसम संबंधित डेटा संकलित एवं संरक्षित कर सरकारों को बदलती स्थिति के अनुरूप जवाब की योजना बनाने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समुन्नत बनाने, शोध के जरिए मौसम प्रक्रिया के प्रति समझ को बढ़ाने के लिए मौसम सूचना का उपयोग करना है। ये आसन मौसम विभिन्नताओं या परिवर्तनों का पता लगाने और सरकारों को चेतावनी देने के लिए इस सूचना का लाभ उठाना चाहता है। ऐसी मौसम विभिन्नता या परिवर्तन जो प्राकृतिक या मनुष्य निर्मित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मानव गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर सभी उपलब्ध सूचनाओं का आकलन करने के लिए WMO एवं UNEP ने 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का गठन किया। वायुमंडलीय शोध एवं पर्यावरणीय कार्यक्रम, जिसमें एटमॉस्फेरिक रिसर्च एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम वायुमंडल की संरचना, गठन, बादलों की भौतिकी एवं रसायन, मौसम सुधार, कटिबंधीय मौसम विज्ञान एवं मौसम भविष्यवाणी पर शोध में समन्वय करता है। वह सदस्य राज्यों को शोध परियोजना संकलित करने, वैज्ञानिक सूचना के वितरण और शोध के परिणामों का भविष्यवाणियों और अन्य तकनीकों में समावेश के लिए सहायता करता है। विशेषकर वैश्विक वायुमंडल निगरानी, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के अंतर्गत 80 देशों में 340 स्टेशनों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर पर नजर रखने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क की रचना करते हैं। कुछ देशों में मौसम संबंधित कृषि हानि वार्षिक उत्पादन के 20% तक पहुंच सकती है। मौसम विज्ञान कार्यक्रम का अमल, एप्लीकेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल प्रोग्राम, देशों को जीवन और संपत्ति के संरक्षण में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मौसम विज्ञान को इस्तेमाल करने में सहायता करता है। यह सार्वजनिक मौसम सेवाओं को सुधारने, सागर एवं विमान यात्रा में सुरक्षा बढ़ाने, भूस्खलन के प्रभाव को घटाने तथा कृषि, जल, ऊर्जा एवं संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाना चाहता है। उदाहरण के लिए कृषि में तत्काल मौसम वैज्ञानिक परामर्श सूखे, कीटाणु एवं रोग के कारण होने वाले नुकसानों को पर्याप्त घटा सकता है। जल विज्ञान और जल संसाधन कार्यक्रम, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम में वैश्विक जल संसाधनों के आंकलन, प्रबंध, संरक्षण में सहायता करता है। यह इन क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। जल संसाधनों का मूल्यांकन, डेटा संकलन और प्रोसेसिंग, जल विज्ञानी भविष्यवाणी, चेतावनी सहित
जल विज्ञान नेटवर्क सेवाओं का विकास डिजाइन के उद्देश्यों के लिए मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान डेटा की पूर्ति। उदाहरण के लिए यह कार्यक्रम देशों की सहभागिता वाले जल कक्षाओं में सहयोग आसान बनाता तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में विशेष भविष्यवाणी प्रदान कर जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करता है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम पाठ्यक्रमों संगोष्ठियों सम्मेलनों के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान के आदान प्रदान प्रोत्साहित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष समूचे विश्व में से सैकड़ों विशेषज्ञों को उच्च पाठ्यक्रम में शामिल करना। तकनीकी सहयोग कार्यक्रम यानी टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी और जल वैज्ञानिक सेवाओं में सुधार के लिए तकनीकी दक्षता एवं उपकरण प्रदान करने में मदद करता है। वह प्रौद्योगिकी के साथ ही मौसम विज्ञान तथा जल विज्ञान ज्ञान एवं सूचना के हस्ताक्षर संपुष्ट करता है। क्षेत्रीय कार्यक्रम रीजनल प्रोग्राम प्रादेशिक ध्यान वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियों के अमल को समर्थन देता है। यह समर्थन समुच्चय विश्व में 5 WMO प्रादेशिक एवं उप प्रादेशिक कार्यों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा के बारे में संयुक्त राष्ट्र एक लंबे समय से देशों को उनके अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करता है। बहुत पहले 1952 में महासभा ने घोषणा की थी कि विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय करने का अधिकार है तथा वे ऐसे संसाधनों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनी आर्थिक विकास योजना को साकार करने में अवश्य ही उपयोग करें। विकास के निर्मित ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन समिति ECOSOC का एक 24 सदस्यीय निकाय है जो टिकाऊ विकास आयोग के सहयोग से ECOSOC तथा सरकारों के लिए नीतियां और रणनीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करता है। यह प्रत्येक 12 देश सदस्यों के 2 उपसमूहों में बटा हुआ है। ऊर्जा उपसमूह ऊर्जा विकास की प्रवृत्तियों विषयों के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को गतिविधियों के समन्वय की समीक्षा करता है। जल संसाधनों पर उपसमूह भूमि एवं जल संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के साथ साथ इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली गतिविधियों के समन्वय पर विचार करता है। जल संसाधन यानी संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से विश्व के जल संसाधनों की बढ़ती मांग से उत्पन्न वैश्विक संकट पर विचार करता आ रहा है। यह संकट मानवीय व्यावसायिक एवं कृषि विषयक जरूरतों की पूर्ति की जरूरत से पैदा हुआ है। 1977 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, 1992 के जल एवं पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1992 के प्रतिष्ठित सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक 1981 से 1990, इन सभी ने इस महत्वपूर्ण संसाधन पर ध्यान केंद्रित किया। इस दशक ने विकासशील देशों के लगभग 1 अरब 30 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल में पहुंच पाने के लिए सहायता की। आज विश्व की 20% जनसंख्या जलाभाव को अनुभव कर रही है। 2025 ईस्वी जो 2025 तक बढ़कर 30% हो जाएगी, जो 50 देशों को प्रभावित करेगी। जल अभाव के अनेक कारण हैं, जिनमें अकुशल उपयोग, प्रदूषण द्वारा जल का क्षय, भूजल संग्रहों का जरूरत से ज़्यादा दोहन, ताजे जल के दुर्लभ संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को विशेषकर जलापूर्ति एवं मात्रा एवं गुणवत्ता के प्रबंधन को पाने के लिए कार्रवाई की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली गतिविधियां ताजे जल के नाजुक एवं सीमित संसाधनों के टिकाऊ विकास की दिशा में सक्रिय है। इन संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, कृषि एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बढ़ती मांग के कारण बढ़ता हुआ दबाव बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग के पास जल संसाधन विकास के लिए तकनीकी सहयोग का एक अच्छा खासा कार्यक्रम है। फाओ खाद्य सुरक्षा पाने के लिए जल संसाधनों के कुशल उपयोग एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करता है और UNDP तथा विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। टिकाऊ विकास आयोग ने मूल्य निर्धारण सहित बाजार मूल्य प्रणालियों के द्वारा जल की प्राप्ति को बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गरीब जनता जल को पीने में सक्षम हो। ऊर्जा के बारे में लिखा है कि विश्व की ऊर्जा का ऐसे तरीकों से उत्पादन और उपयोग किया जा रहा है कि कुल उपभोग पर्याप्त बढ़ता रहा तो टिकाऊ नहीं रखा जा सकता। एजेंडा 21 इस बात पर जोर देता है कि सभी ऊर्जा स्रोतों का ऐसे तरीके से उपयोग किया जाए कि वायुमंडल, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण को सुरक्षित करे। यद्यपि विकसित देशों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, तथापि अनेक प्रदूषणकारी उत्सर्जन वृद्धि पर है। अनेक विकासशील देशों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि
गंभीर प्रदूषण की ओर ले जा रही है। वैश्विक ऊर्जा उपभोग के वर्ष 2050 तक दुगुने हो जाने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ 1 अरब 80 करोड़ लोगों की जो अधिकांश विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, व्यावसायिक ऊर्जा सेवाओं में कोई पहुंच नहीं है। तकनीकी सहयोग के बारे में कह सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहयोग के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम को बनाए रखता है। जल एवं विभिन्न संसाधनों में संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वह पर्यावरणीय सुरक्षा, निवेश प्रोत्साहन, कानून एवं टिकाऊ विकास पर जोर देता है। ऊर्जा में तकनीकी सहयोग 3 कार्यक्रमों के अंतर्गत संगठित किया जाता है, जिनमें वैश्विक ऊर्जा दक्षता, पुनः नवीनीकरण की जा सकने वाली ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियां और उत्पादन प्रक्रिया शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्माण हेतु अनेक प्रयत्न किए गए, जैसे लैक्सेक्स सम्मेलन जो है इससे संबंधित है 1949 में, जिसमें ये किया गया है कि 1949 में लैक्सेक्स सम्मेलन हुआ और उसमें संसाधनों के प्रयोग एवं संरक्षण विषय प्रथम विश्व का जो हुआ था उसके बारे में इसमें लिखा गया है। और इसमें लैक्सेक्स में विशेष रूप से संरक्षण विषय प्रथम विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन का संचालन संयुक्त राष्ट्र द्वारा लैक्सेक्स में हुआ था। और उस लैक्सेक्स सम्मेलन 1949 जो था सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि प्रकृति के उपकरण एवं नैसर्गिक व्यापत्ति के रूप में है, जिन्हें शीघ्रता से नष्ट नहीं करना चाहिए। मानवीय पर्यावरण या पर स्टॉकहोम 1968 में महासभा के इस निर्णय के मानव पर्यावरण की क्षति को सीमित करने और मानव की प्राकृतिक परिस्थितियों के संरक्षण और सुधार के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है थी की बाद 19 जून 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, मछलियों का समुद्र के किनारे पर सड़ना, पेड़ों का काटना, नगरों द्वारा दूषित धुआं उत्पादित करके आकाश को प्रदूषित करना, मानवीय उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री में नस्ली चीज़ों का मिलाया जाना आदि ऐसे विषय हैं जिन पर विश्वव्यापी चिंता व्याप्त है। इन समस्याओं में शस्त्रों के प्रति होड़, रासायनिक युद्ध प्रणाली, न्यूक्लियर परीक्षण और औद्योगिक बस्तियों का विस्तारण भी शामिल है। सम्मेलन ने मानव पर्यावरण पर एक घोषणा स्वीकृत की, जो उत्तम पर्यावरण के मानव अधिकार तथा भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण और सुधार में उनके दायित्वों का ऐलान करती है। जीवन रक्षण, मानव निर्मित प्रदूषकों में से प्रदूषण नियंत्रण और नगरों और मानव बस्तियों के लिए सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किए जाने वाले उपायों की 100 से अधिक सिफारिशों वाली कार्रवाई योजना को भी इसमें स्वीकृति दी। स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ध्यान आकर्षित किया। इस सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित रही। मानव पर्यावरण पर घोषणा इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्टार्क ने इसकी तुलना मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से की। ये घोषणा 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में मनुष्य के पर्यावरण के संबंध में 7 सच्चाइयों की घोषणा और दूसरे भाग में 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रथम भाग में उल्लेखित सच्चाइयाँ हैं, मनुष्य अपने पर्यावरण का निर्माता और ढालने वाला दोनों ही है। विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी अधिकांश समस्याएं अल्प विकास के परिणाम स्वरूप है आदि। घोषणा के दूसरे भाग में उल्लेखित सिद्धांत है, पृथ्वी के प्राकृतिक द्रव्यों, जिनमें वायु, पानी, भूमि, पेड़ पौधे शामिल हैं, को वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए सावधानीपूर्ण तथा उपयुक्त योजना तथा प्रबंध द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। समुद्र होने वाली प्रदूषण जो मानवीय स्वास्थ्य, जीवन, द्रव्यों तथा सामुद्रिक जीवन के लिए हानिकारक है, को सभी संभव उपायों से रोका जाना चाहिए। राज्यों की जिम्मेदारी है कि अपने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं से बाहर के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना 3 भागों में विभाजित है। इसमें विश्व पर्यावरण निर्धारण प्रोग्राम, पर्यावरण प्रबंध के कार्यकलाप निर्धारण तथा प्रबंध के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों की सहायता पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपाय। संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव किया गया, जिसमें पर्यावरण कार्यक्रम के लिए अधिशासी परिषद, पर्यावरण सचिवालय, पर्यावरण कोष, एक पर्यावरण समन्वयी निकाय।
विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में यह सिफारिश की गई कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। आणविक अस्त्रों के परीक्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में आणविक परीक्षणों की निंदा की गई। अर्जेंटीना में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1977 में हुआ। जल प्रदूषण की समस्या का स्वरूप विश्वव्यापी है। विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों तक सभी इससे पीड़ित हैं। वस्तुतः संसार की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग स्वच्छ पानी के लिए मोहताज है। इस स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार लाने के लिए 1977 में अर्जेंटीना में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ने 1981 से 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय जल आपूर्ति और जल प्रदूषण निवारण दशक के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न एजेंसियों ने 1990 तक विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या को प्रदूषण रहित पेयजल उपलब्ध कराने का एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया। इस पर लगभग $300 अरब खर्च होने का अनुमान है। नैरोबी घोषणा जो 1982 में 10 से 18 मई 1982 को स्टॉकहोम में हुई। मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 10वीं वार्षिक वर्षगांठ मनाने के लिए नैरोबी में राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जहां एक संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया। नैरोबी घोषणा द्वारा विश्व समुदाय के राज्यों ने स्टॉकहोम घोषणा तथा कार्य योजना के प्रति पूर्ण आस्था प्रकट करते हुए उसमें उल्लेखित सिद्धांतों का अनुमोदन किया। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट समिति मई 1984 में विश्व की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट समिति की स्थापना की गई। इस समिति की फरवरी 1987 में बैठक हुई, जिसमें उष्ण देशों के कम होने तथा रेगिस्तानों में तेजाब वर्षा को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मार्ग निर्देशिका बनाने के लिए विचार विमर्श हुआ। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र रियो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 यानी 3 जून 1992 से 14 जून 1992 का इसके बाद वाले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।